नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। सियाचिन ग्लेशियर में हाल ही में हुए एक हिमस्खलन में 10 भारतीय सैनिकों की मौत के बाद एक बार फिर ये सवाल उठा है कि क्या वहां सैनिकों की तैनाती पर पुनर्विचार होना चाहिए। क्या दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र से जवानों को वापस बुलाना इस समस्या का समाधान है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का कहना है कि सियाचिन से भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने से संबंधित सुझाव उचित नहीं है। ये पूछे जाने पर कि क्या सियाचिन को एक शांति पर्वत क्षेत्र में बदलने का प्रस्ताव अभी भी बरकरार है, पर्रिकर ने कहा कि सियाचिन पर सैनिकों की तैनाती का निर्णय देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने ग्लेशियर पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए अपने सैकड़ों सैनिकों को गंवा दिया है, मगर पिछले कई वर्षों में बेहतर सुविधाओं के कारण सियाचिन पर जवानों की मौतों की संख्या में कमी आई है। सामरिक रूप से भारत और पाकिस्तान के लिए ये क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पर सेनाएं तैनात रखना दोनों ही देशों के लिए महंगा सौदा साबित हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक सियाचिन में भारत के 10,000 सैनिक तैनात हैं। इनके रखरखाव पर प्रतिदिन 5 करोड़ रुपए का खर्च आता है। सियाचिन विवाद को लेकर दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका है। गौरतलब है कि 2005 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सियाचिन को शांति पर्वत बनाने का प्रस्ताव रखा था, मगर बात आगे नहीं बढ़ सकी। देश देशांतर में यही विषय आज हमारी चर्चा का, जिसमें मेरे साथ हैं पूर्व उपसेनाध्यक्ष जनरल राज कादियान, पूर्व एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर, विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर SD मुनी, सियाचिन पर भारत का कब्जा कराने वाले कर्नल नरेंद्र कुमार और वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले राज कादियान साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रण क्षेत्र है और यहाँ पिछले 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से सेना की तैनाती चल रही है। 1984 में यहाँ भारत ने अपना फिर से कब्ज़ा जमाया था और तब से लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी, लेकिन हम अब तक लगभग अपने 1000 सैनिक और 33 बड़े अधिकारियों को भी इस ग्लेशियर पर गंवा चुके हैं। आपकी नज़र में वहाँ सेना की तैनाती रखना और इन हालात में कि जब बेहद ख़तरे हैं, एवलांच होता है और हमारे सैनिक शहीद हो जाते हैं, कितना मुनासिब है? पहले तो ये बड़े दुख की बात है कि हमारे 10 सैनिक शहीद हुए हैं। जी। शहीद देश के लिए सैनिक होते रहे, लेकिन जब मौसम की वजह से या इलाके की वजह से शहादत होती है तो और बुरा लगता है। जी। लेकिन ये इससे पहले भी हम करीब, आपने सही कहा कि 1000 के करीब सैनिक शहीद हो चुके हैं पिछले 32 साल में जब हम वहाँ गए थे। आज हम खुशकिस्मत हैं कि जो हमारे पायनियर कर्नल कुमार, जो आउटस्टैंडिंग माउंटेनियर आर्मी के रहे हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत करवाई थी, पहली रिपोर्ट उन्होंने दी थी, वो हमारे साथ मौजूद है। जी। पहाड़ों में जब लड़ाई की बात होती है, ये सही बात है कि दुनिया में सबसे ऊंचा लड़ाई का क्षेत्र है ये, जो सियाचिन ग्लेशियर, जो 76 किलोमीटर लंबा है, जो नॉन पोलर रीजन में दुनिया में सबसे लंबा ग्लेशियर है। जी। और यहाँ पर रहना मुमकिन नहीं माना जाता था, इसीलिए कराची एग्रीमेंट के बाद 1949 में और शिमला एग्रीमेंट के बाद 1972 में डिमार्केशन करना भी ज़रूरी नहीं समझा। सिर्फ वो मैं पॉइंट जो थे 9842 के, इसके बाद ये लाइन नॉर्थवर्ड जाएगी। लेकिन देश की सुरक्षा के लिए हमारा वहाँ रहना ज़रूरी है। अगर लेह को हम लद्दाख का हब मानते हैं, तो लेह की जो अप्रोच है नॉर्थ की तरफ से, वो उसको सियाचिन ग्लेशियर डोमिनेट करता है। पहाड़ों में डोमिनेशन के लिए आपको ऊंचाई पकड़नी पड़ेगी, और ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि अगर हम 13 अप्रैल 1984 को नहीं पहुंचते, हमने सिर्फ 1 हफ्ते का गैप था, पाकिस्तान में आ जाता। जी। तो इसको छोड़ने का तो मैं समझता हूँ देश की सुरक्षा के बिल्कुल खिलाफ होगा। इसको छोड़ने का सोचना भी नहीं चाहिए। जी। सैनिक शहीद हुए हैं, ये भी सही है कि सुविधाएं इम्प्रूव होने की वजह से आजकल मौसम और टेरेन की वजह से इतनी कैजुअल्टी नहीं हो रही जितनी पहले हुई थी। फिर भी होती रहती है, वो तो दुर्भाग्य की बात है। जी। लेकिन देश की सुरक्षा के लिए पहले हम कोई, अगर हम सोचने की बात भी सोचते हैं तो पहले ये सोचें हम गए किस लिए थे, क्या वो कारण ख़त्म हो गए? अगर वो कारण आज भी लागू हुआ तो और भी ज़्यादा लागू है, क्योंकि चाइनीज़ भी काराकोरम अप्रोचेज के ऊपर आ बैठे। तो दोनों देश जिनके साथ हमारे रिश्ते सही नहीं हैं, दोनों लेह की अप्रोच आप ओपन करेंगे। ठीक। कर्नल नरेंद्र कुमार साहब हमारे साथ में हैं। नरेंद्र कुमार जी, जैसा अभी जनरल कादियान ने कहा, 13 अप्रैल 1984 को जब सियाचिन पर भारतीय सेनाएं पहुंची, आप
उस टुकड़ी के सदस्य थे, उस का नेतृत्व कर रहे थे। आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं? सियाचिन पर पहुंचना और रहना कितना मुश्किल काम है? ऐसा है कि 1984 में मैं उस मिशन में नहीं था। मैंने ये मिशन 78 में गई और आधे रास्ता गए तरमकांगरी तक। फिर मैंने आर्मी हेडक्वार्टर को रिपोर्ट दी कि जब तक आप सल्तोरो रीजन नहीं लेंगे और हाइट्स को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे तो सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। तो 81 में उन्होंने मुझे परमिशन दी। मैं 100 साल सियाचिन ग्लेशियर तक गया और वहाँ पे एक ट्राई जंक्शन की पीक है जिसमें चाइना, इंडिया और पाकिस्तान का ट्राई जंक्शन बन रहा है। और मैंने रिकमेंड किया कि सल्तोरो रेंज के ऊपर होना चाहिए। तो 1983 में पाकिस्तान ने बोला कि आप अपने पेट्रोल मत भेजो, जिसमें हिंदुस्तान ने कहा कि ये हमारा है। और फिर जो अपने पाकिस्तान था, दे स्टार्टेड शॉपिंग। वहाँ पे सारा हायर जो इक्विपमेंट ले रहे थे लंदन से जी। और वही दुकान हमको भी सप्लाई कर रही थी। तो ये तो जनरल छिब्बर साहब का हिम्मत है कि उन्होंने एक हफ्ता पहले 13 अप्रैल को 84 को पकड़ लिया। उस वक़्त जनरल मुशर्रफ थे, ब्रिगेडियर मुशर्रफ थे। उन्होंने बड़ी कोशिश की, वो ब्रिगेड कमांडर थे उधर, और बिला फॉर्ला को ऑक्यूपाई करने के लिए बहुत लड़ाई हुई, काफ़ी लोग मरे। लेकिन जब नाकामयाब हो गए तो उन्होंने फिर कारगिल शुरू किया, इसी वजह से कि ये शासन के बदले हम कारगिल शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आप रहे नरेंद्र कुमार जी। मैं आता हूं आपके पास में। एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर साहब, आप भी इस ऑपरेशंस में शामिल रहे हैं जो सियाचिन पे होते रहे हैं भारत की तरफ से। आपके क्या अनुभव हैं और आप क्या कहना चाहेंगे कि जो मौतें होती हैं हमारे भारतीय सैनिकों की वहाँ बड़ी तादाद में, उनको कैसे कम किया जा सकता है? देखिए, कर्नल नरेंद्र कुमार जी का साहब का जो एक्सपीडिशन गया था 1978 में, मेरी खुशकिस्मती है कि आई वाज पार्ट ऑफ इट, इन द सेंस कि एयरफोर्स का हमारा एक हेलीकॉप्टर डिटैचमेंट होता था लेह में जी। एक चेतक का, और हम लोग जो एक्सपीडिशन है उसको सप्लाई करते थे फ्रेश राशंस के साथ। हमारे पास एक चेतक था, उसमें स्कीज़ नहीं थे, लेकिन हमारी फ़ौज वहाँ पे थी, एक्सपीडिशन जा रहा था तो हम लोग जाते थे। और 6 अक्टूबर 1978 को ग्लेशियर पे पहली लैंडिंग हुई। मेरे फ़्लाइट कमांडर कैप्टन थे स्क्वाड्रन लीडर मोंगा साहब, मैं को पायलट था। पहली लैंडिंग ग्लेशियर पे 6 अक्टूबर 1978 को हुई थी। तब से 1984 तक लगभग हर साल एक्सपीडिशन जाते थे और भारतीय वायुसेना उनकी मदद के लिए, उनके सपोर्ट के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजती थी। उस समय भी कैजुअल्टीज़ होती थी, अभी भी होती हैं, पर जैसे जनरल कादियान साहब ने बताया कि अब क्योंकि इक्विपमेंट बेहतर है, टेक्निक्स बदल गई हैं, तजुर्बा हो गया है, तो जो कैजुअल्टीज़ हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं। हम वहाँ एक मकसद के लिए गए थे, वो हमारा इलाका है। हम लोग कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते कि इस बॉर्डर पे, इस सेक्शन पे हमें शांति चाहिए, बाकी सेक्शन में हम अगर लड़ाई हो, टेररिज्म हो तो उसको मान सकते हैं। कंपार्टमेंटलाइज नहीं हो सकता ये सिचुएशन, क्योंकि हमारे जवान वहाँ पे रहे हैं, शहादत दी है, किसी कारणवश दी है, और वो कारण क्योंकि हटा नहीं है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमारे सैनिक वहाँ पे हैं और हमें उस स्थिति से वापस नहीं आना चाहिए। ठीक है। प्रोफेसर एस डी मुनी, सियाचिन को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। कहा जा रहा था कि राजीव गांधी साहब के दौर में एक सहमति भी बन गई थी, लेकिन फिर वो लागू नहीं हो पाई। लोग कहते हैं पूरी दुनिया में कि ये बात समझ से परे है कि उस चोटी को लेकर के दोनों देश, भारत और पाकिस्तान, जिनके सैनिकों की बड़े तादाद में कैजुअलिटीज़ होती रहती हैं, वो क्यों इसे एक बोन ऑफ कंटेंशन बनाए हुए हैं? देखिए, कैजुअलिटीज़ होती रहती हैं, ये बात तो अभी जनरल साहब ने भी बताई। और अगर आप इसको पीस माउंटेन बना देंगे, और जैसा एक प्रपोजल था बहुत पहले का, मैंने देखा है जी, कि इसको एनवायरनमेंट पार्क बनाया जाए, देखा जाए कि ग्लेशियर्स कैसे फंक्शन करते हैं,
तो अगर आपके साइंटिस्ट आके वहाँ काम करेंगे तो उनकी भी कैजुअलिटीज़ तो होगी। तो कैजुअलिटीज़ एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है। ये नहीं कहता हूँ कि उसको नकारा जाना चाहिए, लेकिन उसको वे किया जाना चाहिए कि ये कहाँ तक ज़रूरी है। वो ज़रूरी इसलिए हो गया कि अगर ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है तो हिंदुस्तान की किसी भी सरकार को ये ओपिनियन लेनी पड़ेगी कि क्या आप कश्मीर का समाधान टुकड़ों में कर सकते हैं क्या। सबसे बड़ी बात यह है, और ये प्रश्न सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको याद रखना चाहिए कि इसके बिल्कुल लगता हुआ हिस्सा पाकिस्तान ने 1963 में चीनियों को सौंप दिया। कराकोरम रेंज उससे लगता हुआ हिस्सा है बिल्कुल, उसको सौंप दिया। क्या हक था पाकिस्तान को ये करने का? हमने उसके बारे में कितने बड़े मुद्दे उठाए, और चीन ने उस वक़्त ये कहा कि जब भी इसका फैसला होगा तो हम, क्या उसका नाम है, साक्शकांग वैली, उस इलाके का नाम है, उसको अगर नेगोशिएट करना पड़ेगा तो हम बाद में जो फैसला हो जाएगा उसके हिसाब से नेगोशिएट करेंगे। अब की जो स्थिति है उसमें चीन पीओके में आके बैठ गया, ठीक, इकोनॉमिकली, बिजनेस वाइज। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हालात राजीव गांधी के वक्त थे, और राजीव गांधी ने भी एसके सिंह बिल्कुल एग्रीमेंट करने जा रहे थे तो उन्होंने वापस बुलाया, और मैं समझता हूँ जो सुरक्षा सेनाएं हैं उन्होंने हमारे कहा कि देखिए ये फैसला ठीक नहीं होगा क्योंकि इसको बांट के हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो वही स्थिति उससे ज़्यादा जटिल है आज, क्योंकि चीन वहाँ पर बैठा हुआ है और नुब्रा वैली तक इस इलाके की पहुँच हो सकती है जो भी वहाँ बैठेगा। विनोद शर्मा साहब, आप वर्षों से भारत पाकिस्तान रिश्तों को देख रहे हैं, यहाँ से लेकर इस्लामाबाद तक आप रहे हैं, दोनों पक्षों को आप बेहतर समझते होंगे। ये जो सियाचिन को लेकर के विवाद है और जिसके लिए हम लोग बड़े पैमाने पर रकम 5 करोड़ रुपए रोज़ खर्च होती है या उससे भी ज़्यादा, और पाकिस्तान के भी सैनिकों की काफ़ी बड़ी तादाद में मौतें हो चुकी हैं, भारत के भी लगभग 1000 सैनिक जाने गंवा चुके हैं, क्यों समाधान नहीं हो पा रहा है? और जो राजीव गांधी साहब के ज़माने में बना था, ये कह रहे हैं एसके सिंह साहब का जिक्र किया जो अब नहीं रहे, फिर कहाँ अड़चन आ गई? देखिए, बात यह है कि वहाँ पर कमांडिंग हाइट्स हमारे पास है, जैसा कि अभी तक डिस्कशन में वाज़ेह हुआ, और वो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक बेस है। वेस्टर्न साइड ऑफ द ग्लेशियर हम उस पे हैं और वो फुटहिल्स में हैं। तो पाकिस्तान इसलिए चाहता है कि विड्रॉल हो जाए, कि वो जो उनकी जो हमारी जो कमांडिंग हाइट्स हैं हम उसको लूज़ करके उनके लेवल पर आ जाएं। और अगर हमको दोबारा उन कमांडिंग हाइट्स पे जाना है तो अगर कोई वो बदमाशी उस तरफ से करते हैं तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल काम होगा। ये है पहला नंबर पॉइंट। दूसरा नंबर पॉइंट ये है कि ये बात याद कीजिए कि 2012 में 140 के करीब, उसमें से 129 के करीब पाकिस्तानी फ़ौजी थे जो ऐसी ही अवलांच में मरे थे जी। और उस वक़्त जनरल कयानी ने ये बात शुरू की थी और उस वक़्त भी ये बात मान्य नहीं हुई। इसलिए मान्य नहीं हुई बावजूद इसके कि ये माना जाता है कि सियाचिन के मसले को हल करने का ब्लूप्रिंट रखा हुआ है मेज़ पर और उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल करके उसको लागू किया जा सकता है, लेकिन फ़ौज इसके पक्ष में नहीं है। और कुछ फ़ैसले आजकल हमारे सियासतदानों ने फ़ौज पे छोड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है उस पे भी विवाद चलता रहता है और हस्तक्षेप की कोशिश होती है, लेकिन आखिर में जो फ़ौज का सुझाव होता है उसको माना जाता है। मैं ये मानता हूँ, प्रोफेसर साहब ने कहा कि सियाचिन को कश्मीर से अलग नहीं किया जा सकता। यही बात एक ज़माने में जब सियाचिन पे पेशरफ थी तो माज़रत चाहता हूँ प्रोफेसर, वहाँ पर वो जो लोग थे, वो जो हार्डलाइनर्स हैं कश्मीर पे, वो कहते थे कि पीस मील बेसिस पे कश्मीर का मसला कैसे हल होगा, कश्मीर का मसला तो ओमनिबस तरीके से हल होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें अलग अलग हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन सच्चाई ये है आज के दिन कि जिसके पास जो है वो रखे। जब बात आगे बढ़ी, इंडिया की तरफ से ये प्रपोज़ल गया कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो हमारी पोजीशंस हैं हमारे ट्रूप्स की, अगर हमको पीछे भी हटना है तो उनको डिलिनेट किया जाए, उनको लॉक किया जाए कि यहाँ हमारे जवान खड़े हैं। और उस बात पे मुझे याद है कि परवेज़ मुशर्रफ एक बार जब हिंदुस्तान आए थे क्रिकेट का मैच देखने, तो उस दौरान मैंने उनसे पूछा था, ऐसी भीड़ में एक मुलाकात हुई थी, तो मैंने कहा जी इस पे क्यों नहीं पेशरफ्त होती, आप क्यों नहीं मान जाते इस बात पे,
क्योंकि उन्होंने कहा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो मान जाएंगे। फिर हमने बाद में अपनी तरफ से पूछा तो कहते वो कहते हमेशा ऐसे हैं, लेकिन जब नेगोशिएशन शुरू होती है, मेज पे दोनों तरफ बैठते हैं, पक्ष बैठते हैं, तो वो इस बात पे राज़ी नहीं होते। तो सच्चाई ये है कि सियाचिन आज भी फंसा हुआ है, और सियाचिन हमने जो कारगिल में मुशर्रफ साहब आए और जो बताया गया, अभी हमारे जो पायनियर सोल्जर हैं उन्होंने बोला कि मुशर्रफ उस वक्त मेजर थे उस तरफ, जब इस तरफ उन्होंने घुसपैठ की थी अटल जी की सरकार के दौरान, तो वो अपनी फौजों को पीछे ले गए, क्योंकि वहाँ वो कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल थे जो हमारे पास सियाचिन में नहीं है कि हमारी फौजें कहाँ थी। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक इस बात पे एक राय नहीं होगी तब तक ये मसला हल नहीं हो सकता। जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप मुनी साहब, बहुत संक्षेप में। जोड़ना चाह रहा था कि एक कहानी है जी AK वर्मा ने हिंदू में आर्टिकल लिखा था। AK वर्मा रॉ के चीफ थे। उन्होंने कहा जनरल जिया इस बात पे राजी हो गए थे कि हम कोऑर्डिनेट्स को मान लेंगे, और उसके ऊपर कुछ कागजात के एक्सचेंज भी हुए। लेकिन एक्सचेंज होने के बाद में जिया ने अपने कोर कमांडर से पूछा, उनके सामने रखा, और उसके कोई 8-10 दिन बाद जिया का ब्लास्ट हो गया। जी, तो मानते ये हैं कि जब जिया खुद तैयार थे, पाकिस्तान की फौज तैयार नहीं थी। ठीक है। राजकादियान साहब, अभी आपने कहा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं और उसमें बात हो सकती है, लेकिन बीइंग फॉर्मर आर्मी चीफ, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो विनोद जी ने भी कहा कि हम उस पर क्या पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत कर सकते हैं कश्मीर को अलग करके, और ये कि साहब इस मसले का हल कर लिया जाए। हालांकि हर विवाद पाकिस्तान ये कहता है कि भाई जब कश्मीर हल हो जाएगा तो सब कुछ हल हो जाएंगे, न सरक्रीक कोई बड़ा मामला है, न सियाचिन बड़ा मामला है, न टुलबुल बैराज बड़ा मामला है, लेकिन होता यही है कि हर चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो जाती हैं। तो क्या कोई तरीक़ा है कि हम सियाचिन पे जो ये हमारी सैनिकों की मौतें हो रही हैं, शहादत हो रही है, उसको हम रोक सकें? देखिए, पहले तो इस पर कब्जा करने की पहल पाकिस्तान ने की थी। ठीक है। उसने जब डिमार्केशन हो चुकी थी कराची एग्रीमेंट के बाद, नॉर्थ में छोड़ दिया गया था, एक्सपीडिशन भेजनी शुरू की, फॉरेन एक्सपीडिशन, और उनको पास देने शुरू कर दिए। पहली एक्सपीडिशन 1957 में ब्रिटिश एक्सपीडिशन आई थी। अगर आप पास उनको देते हैं तो नेचुरली फॉरेनर ये सोचेंगे भाई पाकिस्तान का इलाका है, इसीलिए वो पास इशू करते हैं। और ये मेरा दावा है, अगर हम वहाँ नहीं पहुँचते तो पाकिस्तानी वहाँ 1 हफ्ते के अंदर आ जाते हैं। ये मेरा और भी दावा है। कल आप उसको छोड़ के आ जाओ, परसों पाकिस्तान वहाँ के बैठेगा। आपके लिए बताया ये मुनी साहब ने भी कि दोबारा उन हाइट्स को लेना बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। जी। दूसरा, JNK हमारा पाकिस्तान के साथ एक मसला है। सियाचिन तो JNK का हिस्सा है, तो फिर हम टुकड़ों में क्यों कर रहे हैं? कल आप बोलेंगे जैसे श्रीनगर सॉर्ट कर लो, जम्मू बाद में देख लें, बात तो वही हो गई। जी। ये जो शांति पार्क बनाने के, ये तो सब बहाना है। भारत के तो पूरे उत्तर में पहाड़ हैं, और क्यों कहीं बना लो आप, जरूरी क्यों सियाचिन पर ही बनाया? कंचनजुंगा भी हमारे पास है जी। इतने और बर्फीले इलाके भूटान बॉर्डर पर हैं, नेपाल बॉर्डर पर हैं। तो ये तो पाकिस्तान को क्योंकि वो सूट करता है, वो इसलिए पाकिस्तान सियाचिन की बात करता है। जी। मसले और भी हैं, सर क्रीक को नहीं सॉर्ट आउट कर रहा वो। कश्मीर के मुद्दे पे बात करें तो सियाचिन अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। जी। मैं नहीं समझता कि स्ट्रेटेजिकली सियाचिन को छोड़ना हमारे देश के हक में है। नुकसान हो रहा है, सैनिक शहादत दे रहे हैं, वो तो देश की सुरक्षा के लिए करना पड़ेगा। ठीक है। AVM मनमोहन बहादुर साहब, आपकी नज़र में इस मसले का कोई हल है? हल मुश्किल है, क्योंकि JNK वाला मामला जो है वो जटिल है। लेकिन मैं जो बाकी हमारे साथी हैं जो कह रहे हैं उनसे बिल्कुल एग्रीमेंट में हूँ। और क्योंकि वहाँ पे काफ़ी फ्लाइंग करी है, मैं ये बता सकता हूँ कि जब उसका स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस देखी जाती है, सामरिक इम्पोर्टेंस देखी जाती है, ग्लेशियर में नॉर्दर्न ग्लेशियर, सेंट्रल ग्लेशियर और सदर्न ग्लेशियर 3 अंग हैं एक तरह से। और वो तीनों अंग जो हैं हाइट्स पे हैं, नुब्रा वैली और श्योक वैली को के ऊपर से देखते हैं। तो अगर हमने ये हाइट्स से अगर हम इस हाइट से वापस आए और कल को पाकिस्तान वहाँ पे पहुँच गया, तो जो अप्रोचेस हैं थॉइस हमारी जो एयरफील्ड है और जो नुब्रा वैली है, उसकी वो अप्रोचेस जो हैं खुल जाएंगी, और तब उनको रोकना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल साफ़ है। ठीक। तो मुश्किल है। हमारे सैनिक वहाँ पे डटे हुए हैं और पिछले 30 साल से डटे रहे हैं और आगे भी रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं। नरेंद्र कुमार साहब,
आप क्या कहना चाहेंगे कि सियाचिन में जो ये सैनिकों की जानें जा रही हैं, इसको बचाने के लिए हम पाकिस्तान के साथ बातचीत या कोई समझौता करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? ऐसा है कि जो पीस पार्क की बात की, तो ये पहले भी आया था मुद्दा, और मैंने कहा था कि पीस पार्क सिर्फ शास्त्र नहीं होना चाहिए। चांद के आगे बिल्तोरो ग्लेशियर है, ये दोनों डिस्प्यूटेड एरियाज है। तो बिल्तोरो ग्लेशियर और कुछ शास्त्रों को मिला लो तो बात हो सकती है, लेकिन सिर्फ शास्त्रों को पीस पार्क करने का मतलब नहीं होता। और बाकी यह है कि मैं आपको बता दूं, जैसे ये खबर आई कि 10 आदमी शास्त्र में मरे हैं, उसके साथ ये भी खबर आई कि 10 आदमी स्कीयर जो है स्विट्जरलैंड के अवलांच में मर गए। भाई ये तो वो खेल खेल रहे थे, यहाँ तो कम से कम ये अपनी देश की रक्षा कर रहे हैं, वो जी। खेल खेलते हैं, तो ये एक्सीडेंट होते रहते हैं। ठीक। प्रोफेसर एस डी मुनी, आप क्या समझते हैं कि कोई नतीजा निकलेगा या हम इसी तरह से देखते रहेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर पुराने झगड़ों को छोड़कर वाकई इसका समाधान करना है, जैसा कि ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है, उसका बेसिस ट्रस्ट होना चाहिए। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, और मैं समझता हूँ इस वक्त में पाकिस्तान एक ऐसा माहौल पैदा करे कि ये जो हम लोग सवाल उठाते हैं कि हम छोड़ देंगे, वो आज आके बैठ जाएंगे, वो आके बैठ के नुब्रा वैली तक पहुँचेंगे, वो चीनियों के साथ हाथ मिलाकर इसको एक 2 फ्रंट का वॉर बना देंगे, ये सब सवाल तब नहीं उठेंगे अगर पाकिस्तान कोई विश्वास पैदा करने की बात करेगा। तो ह्यूमैनिटेरियन हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव है। जब आप आम आदमी से बात करते हैं तो कहेंगे कि नहीं, ये तो होना ही चाहिए, इसमें क्या नुकसान है। सवाल जो आता है वो ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट है, और उसके लिए पाकिस्तान उस तरफ मूव करता दिख नहीं रहा है। ठीक। अगर पाकिस्तान उसकी तरफ मूव करे तो एक मसला है जिसको टेबल पर रख के बातचीत की जा सकती है। ठीक। विनोद शर्मा साहब, ये जो 2005 में प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रस्ताव था कि इस सियाचिन को शांति पर्वत बना दिया जाए, वो बात कहाँ रुक गई? वो बात क्यों नहीं आगे बढ़ सकी? बात तो जब बढ़ती है जब उस पर कुछ पेशरफ्त की जाए, को उस पर दूसरी तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल्स आए। मेरी ज़ाती राय यह है कि हमको अगर सियाचिन का मसला हल करना है तो सियाचिन का मसला 2 तरीके से ही हल हो सकता है। एक तो सियाचिन को हम कश्मीर के ब्रॉडर इशू से डीलिंक करें, और जैसा कि प्रोफेसर मुनी ने कहा, वो एक ट्रस्ट के माहौल में, एक म्यूचुअल कोऑपरेशन के माहौल में ही हो सकता है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में संभव नहीं दिखाई दी पिछले कई वर्षों से। या फिर अगर कश्मीर के मसले की हद में इसका सॉल्यूशन है तो कश्मीर का मसला तो एक ही तरीके से हल हो सकता है कि जो उनके पास है वो रखें और जो हमारे पास है वो हम रखें। ये बात पहले भी कई बार हुई है, और जो 4 पॉइंट जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात थी और जो बैक चैनल चली थी, उसमें जो नया फार्मूला था कि फ्रॉम न्यू बॉर्डर्स टू नो बॉर्डर्स, जो पैराडाइम शिफ्ट किया गया था, कि उसमें दैट कुड हैव ओनली बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। वही कॉन्टेक्स्ट था मनमोहन सिंह के ये कहने का। तो दो कॉन्टेक्स्ट वही था। से बातचीत हो तो रही थी। जब वो फ्रॉम न्यू बॉर्डर्स टू नो बॉर्डर्स, उसमें क्या था कि उसमें आप इदारे बनाए दोनों तरफ, जो कि ऐसे मुद्दों पे इदारे हों जो लोगों के हित में इदारे हैं। जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक आवाम के हित का एक इदारा बन सकता है, जिस तरह से वाटर कंजर्वेशन, जिस तरह से पावर, जैसे कि अब झगड़े होते हैं कि भाई आपने बगलियार पे इतना झगड़ा होता है, तो हम उस वक्त भी ये कहते थे कि बगलियार पे पाकिस्तान इतना क्यों झगड़ा कर रहा है। अगर कश्मीरियों का इतना हितैषी है पाकिस्तान, तो फिर बगलियार में जो पावर जनरेट हो रही है वो ये कहे कि दोनों तरफ बटे। आप समझिए ना मेरी बात, क्योंकि पावर डेफिसिट तो दोनों तरफ है कश्मीर में। तो ये मैं समझता हूँ इसके लिए एक हमको अच्छे सियासतदान, दानिशमंद सियासतदानों की ज़रूरत है। हमारे को दोनों फ़ौजों में एक लेवल ऑफ ट्रस्ट की ज़रूरत है, जिस पे कि वो आपस में बात करके छोटे मोटे मसले सुलझा सकें। वो स्थिति अभी आई नहीं है। कोशिश है उस तरफ जाने की, लेकिन रास्ते में बहुत से ग्लेशियर्स हैं और बहुत से गॉर्जेस हैं और बहुत सी चोटियां हैं, वो पता नहीं कैसे नेगोशिएट होंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद शर्मा साहब, प्रोफेसर एस डी मुनी, राज कादियान साहब, AVM मार्शल मनमोहन, एयर चीफ मार्शल मनमोहन बहादुर साहब और कर्नल नरेंद्र कुमार साहब इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
तो हमारे मेहमानों का मानना है कि जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर सहित तमाम विवादास्पद मुद्दों का एक शांतिपूर्ण समाधान नहीं निकलता, सियाचिन जैसे विषय बने रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके लिए हमें भारी कीमत देनी पड़ सकती है। अपने सैनिकों की कुर्बानियाँ हम वहाँ दे रहे हैं। 1000 से ज़्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं और अभी भी और कितनी मौतें होंगी कोई नहीं जानता। लेकिन इस समस्या का जल्द समाधान ढूंढा जाना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ न भारत और पाकिस्तान के बीच एक समस्या है बल्कि एक मानवीय समस्या भी है। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।